को हम एक चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट किए थे, जैव प्रक्रम, जिनमें से हम बता चुके थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और उसमें पोषण के बारे में बताए थे कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण दो प्रकार से बताए थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसको बोल रहे थे? तो वैसे जीव जो अपने भोजन खुद बनाते हैं तो स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त हुए भोजन को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिए थे हम पेड़ पौधे, जो पूरा डिटेल बता चुके हैं पहला वीडियो में कि पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं। आज बताएंगे कि विषमपोषी जीव अपने भोजन कैसे बनाते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है हम लोगों को कि विषमपोषी जीव अपने भोजन कैसे बनाते हैं। विषमपोषी जीव, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विषमपोषी जीव अपने भोजन कैसे बनाते हैं। विषमपोषी जीव, विषमपोषी जीव में हम लोगों को चैप्टर में जो पढ़ना है, जैव प्रक्रम में जो टॉपिक उठा के रखी हुई है विषमपोषी जीव में, वो मानव के बारे में है, आदमी के बारे में, कि आदमी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, और जब वह भोजन को प्राप्त कर लेते हैं तो वह भोजन को पाचन कैसे करते हैं। तो आज का हम लोगों को मेन टॉपिक है कि मानव जब भोजन ग्रहण करेगा तो उनके अंदर भोजन का पाचन कैसे होगी। आज पूरा डिटेल देखेंगे कंप्लीट एक ही वीडियो में, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें। मानव में पाचन आज का मेन टॉपिक है, मानव में पाचन। मानव में पाचन इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मानव में पाचन कैसे होती है, तो आज इसका पूरा कंप्लीट देखिए। वीडियो को बिना पॉज किए हुए देखिएगा, तब पूरा समझ में आएगा, नहीं तो कौन सा टॉपिक कहाँ से निकल जाएगी कुछ नहीं पता चलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से समझेंगे पूरा अच्छा से आज। क्यों? क्योंकि हम इसका मानव में पाचन के बारे में, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं जो भोजन को पचाने में भाग लेते हैं, वो पहला वीडियो हम समझा चुके हैं पार्ट 1 में, जो पूरा याद करवाए थे कि मुख्य गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, आग्नेयाशय और आकृत। उसके बाद हमारे भोजन को जब मुंह में डालेंगे तो मुख में सबसे पहले इस मुख में फिजिकल क्रिया होगा, मतलब इस भोजन को थूर थार करने का काम कौन करेगा? तो दांत करेगा। तो दांत का एक स्पेशल वीडियो बनाकर रखे हुए, जाकर उस वीडियो को पहले देखिए तब यहाँ पढ़िए। उसके बाद हमारे मुंह में भोजन जब जाएगी, जैसे मुंह ऊपर नीचे होगा, हमारे मुंह के अंदर से चारों तरफ से लार निकलेगी, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। इस लार ग्रंथि से जो रस निकलेगा उसे लाला रस कहते हैं। अब हम बताए हूँ पूरा लार ग्रंथि का एक चैप्टर बना के रखे हुए हैं, एक वीडियो बना के रखे हुए हैं, उस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए तब समझ में आएगा। बताए थे कि लार ग्रंथि, हमारी मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबमिंडुअल लार ग्रंथि। इन्हीं लार ग्रंथि से रस निकलती है जिसे लाला रस कहते हैं, और इन्हीं रस में 4 प्रकार का एंजाइम पाई जाती है, टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। सबका काम भी है, टाइलिन और डायस्टेज का काम है स्टार्च, मंड यानी चोकर को पाचन करना। लाइसोजाइम का काम है कि भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारना, और म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बना देना। यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट बता चुके हैं बच्चों। ये वीडियो देखने से पहले हमारे पीछे वाला वीडियो को एक बार जरूर देखें, तब समझ में आएगा। हम यहाँ से आगे से बताएंगे कि भोजन तो मुंह में चल गया था, अब वह भोजन को हम इस नली में डालेंगे। ये वाला नली जो दिख रहा है ना, इस नली का नाम क्या है? ग्रास नली, इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफेगस। अब यह ग्रास नली में भोजन, यहाँ भोजन को भेजेंगे, उसके बाद आज कंप्लीट पूरा देख लेंगे। तो पहले एक फिगर के माध्यम से आइए, फिगर के माध्यम से देखेंगे।
तो आज हम लोग देखेंगे कि भोजन जो है वो ग्रास नली में कैसे जाती है। तो मुंह में भोजन चला गया था, मुंह में भोजन को हम पार कर लिए थे, और इसमें बताए थे, मुंह में जो भोजन गया था उसमें बताए थे कि लार ग्रंथि के बारे में, कि मुंह में जो होती है वो लार ग्रंथि पाई जाती है। इस लार ग्रंथि से रस निकलता है, जिस रस का नाम है लाला रस है, लाला रस। और इन्हीं लाला रस में बच्चों 4 प्रकार का एंजाइम निकलता है। एक का नाम है टाइलिन, दूसरा का नाम है डायस्टेज डायस्टेज और तीसरा का नाम है लाइसोजाइम लाइसोजाइम और चौथा का नाम है म्यूलिन म्यूलिन। सबका काम भी देखे थे। तो टाइलिन का काम था बच्चों, टाइलिन और डायस्टेज का काम है चोकर यानी स्टार्च को पचाना, चोकर यानी स्टार्च को पाचन करना। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जिसे हम चोके बोके खा जाते हैं। जैसे आम को तो हम लोग छीलकर नहीं खाते, तो आम का छिलका में क्या पाया जाता है? स्टार्च। तो उसको पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम है? टाइलिन और डायस्टेज। आम अंगूर अंगूर को तो हम लोग छील के नहीं खाते, तो अंगूर को छिलका को पाचन करने का काम कौन करेगा? टाइलिन और डायस्टेज। म्यूलिन का काम है कि जब भी हम कोई भी भोजन को खाएंगे करेंगे भोजन करेंगे तो उस भोजन को मुंह में जाने के बाद भोजन को चिपचिपा बना देगा, एकदम पूरा लड़भड़ियाल टाइप से चिपचिपा बना देगा। तो उसका काम म्यूलिन का है। लाइसोजाइम का काम है बच्चों कि जब हम कोई भी बिना हाथ धोए या तो फिर किसी भी फल को हाथ धोए खा लेंगे तो उस फल के ऊपर कीटाणु पाए जाएंगे, और वह कीटाणु जब हमारे मुंह में जाएगा तो उस कीटाणु को मारने का काम कौन करेगा? तो लाइसोजाइम करेगा। क्वेश्चन पूछता है जैक में कि हमारे मुख में सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला एंजाइम का नाम बताइए, तो टाइलिन है। सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाला एंजाइम का नाम टाइलिन। अब वहां से भोजन बच्चों, अब यहाँ से आएगा भोजन। अब यहाँ से जो हम लोगों का भोजन जाएगा ना, वो ए वाला नली में जाएगा, इस नली में भोजन जाएगी। इस नली का नाम है बच्चों ग्रास नली, इस नली का नाम है ग्रास नली। आइए ग्रास नली के बारे में देखते हैं। ग्रास नली हमारे शरीर का भोजन को पाचन करने में एक महत्वपूर्ण अंग भूमिका निभाती है। यह ग्रास नली की लंबाई लगभग लगभग जो होती है वो 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर के बीच तक में होती है। तो इसे नेगलेक्ट करके 25 सेंटीमीटर की लगभग में मानी जाती है, लगभग इतना सेंटीमीटर। दूसरी, ग्रास नली जो होती है वो आदमी का हाइट पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी किसी व्यक्ति का हाइट ज्यादा है तो 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा उसका ग्रास नली होगा, और कोई बौना आदमी है, छोटे बुचुक आदमी है, थोड़ा ज्यादा उसका हाइट नहीं है, तब उसका लंबाई 25 सेंटीमीटर तो फिर 15 सेंटीमीटर से कम होगी। वो हाइट पर, आदमी की हाइट पर डिपेंड करता है कि ग्रास नली कितना लंबा का होगा। ग्रास नली में जो भोजन जाती है बच्चों, जैसे हम लोग मुंह से भोजन किए, अब भोजन ई वाला नली में जाएगा। अब ए वाला नली में एक गति से जाएगा भोजन, मतलब एक चाल से जाएगा। अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ से भोजन आएगा तो सरसरा हेठ नहीं होता है, एकदम हड़बड़ाइले हेठ नहीं होता है, एक गति से आती है भोजन। तो ग्रास नली में जो भोजन जाती है ना, वो कर्माकुंचन गति से जाती है, कर्माकुंचन गति से जाती है, कर्माकुंचन गति से ग्रास नली में भोजन जाती है। अब कर्माकुंचन गति क्या होता है सर? तो कर्माकुंचन गति समझिए कि आप सांप देखे हैं, सांप। अब ये मान लीजिए कि एक सांप है। अब सांप अंडे को, मान लो सांप जो है अंडे को खा लिया। अब अंडे को सांप जब खाएगा तो अंडा इसके मुंह के माध्यम से अंदर चला जाएगा। अब जैसे अंडा सांप के अंदर जाएगा तो अंडा जहां जहां सांप के शरीर के अंदर घुसेगा वहां वहां सांप का फूल जाएगा पेट, सांप का पार्ट फूल जाएगा। लेकिन जहां पे फूलेगा उसका अगला भाग और उसका पिछला भाग पतला हो जाएगा, छोटा, जैसा जस का तस हो जाएगा, जस का तस हो जाएगा। अब फिर उसका अंडा आगे की ओर जाएगा कब? जब पीछे तरफ से प्रेशर लगेगा तब।
अब पीछे तरफ से प्रेशर नहीं लगेगा तो अंडा नहीं जाएगा। जैसे समझो ना, जोकटी, केचुआ, सॉरी जोकटी नहीं, केचुआ। अब केचुआ चलेगा कब? अब केचुआ मान लीजिए इतना लंबा केचुआ है, या केचुआ आगे तब जाएगा जब पीछे वाला पोजीशन उठा के, देखो जब ये केचुआ है, ये केचुआ है, अब ये केचुआ को आगे जाना है तो अपना पीछे वाला पोजीशन बीच में हल्का सा उठाएगा, अब उठाएगा तब ये आगे धकेलेगा। ये पीछे वाला है ना, सो हल्का आगे जाएगा। अब पीछे वाला आगे जाएगा तो बीच में हल्का सा उठ जाएगा, और जब आगे से उठ जाएगा तो फिर आगे जोर लगाकर हैया कर देगा, तो फिर आगे धकला जाएगा। कुल मिला के समझिए कि आगे बढ़ता है, पीछे वाला प्रेशर मारेगा तब केचुआ बीच में उठ जाएगा हल्का सा, अब फिर जब पीछे से और भयानक प्रेशर मारेगा तब फिर आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह एक कर्माकुंचन गति हो रही है। कर्माकुंचन गति नहीं समझ में आ रहा है? पुष्पाराज पिक्चर देखे, पुष्पाराज, हाँ उसमें जो हीरो होता है अल्लू अर्जुन, वह कर्माकुंचन गति से चलता है। कैसे? पहला तो उसका ये वाला उठा हुआ रहता है, अब क्या करता है, यहाँ से चप्पल लेता है, अब पहले चप्पल को ऐसे कर देता है तो बीच में कहीं ना कहीं उठ गया, फिर वह ऐसे करके ऐसे चलने लगता है, तो कहीं ना कहीं उधर से प्रेशर मार रहा है तब आगे वाला जा रहा है, फिर प्रेशर मार रहा है तब आगे वाला जा रहा है। उसी प्रकार से जब हमारे ये वाला नली में भोजन जाती है तो जहां पे भोजन जाएगी ना वहां पे फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो पीछे वाला पिचक जाएगा, और पीछे वाला पिचक जाएगा तो इसको प्रेशर मारेगा आगे की ओर, अब इसको प्रेशर मारेगा तब भोजन नीचे की ओर जाएगा। तो ये हुआ, तो इस प्रकार की जो गति होती है हमारी ग्रास नली में वह कर्माकुंचन गति कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा ग्रास नली में भोजन किस गति से जाती है बच्चों? तो कर्माकुंचन गति से जाती है। कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं? तो कर्माकुंचन गति किसे कहते हैं? कर्माकुंचन गति वह गति कहलाती है जिसमें पीछे की प्रेशर से आगे की गति होती है। जब तक पीछे प्रेशर नहीं लगेगा तब तक आगे गति नहीं होगी। ये हुआ हम लोगों को ग्रास नली में भोजन कैसे कैसे जाती है ये वाला। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक लास्ट एग्जांपल, वही सांप। अब सांप अंडे को खाया तो जहां पे अंडा जाएगा वहां तो फूल जाएगा उसका, अब फिर हल्का सा और अंदर चल जाएगा अंडा, तो जहां पे अंडा जाएगा वहां पे फूल जाएगा, लेकिन उसका आगे पीछे सिकुड़ा हुआ रहेगा ना। अब उसको अंडे को आगे करने के लिए उसको पीछे से प्रेशर मारना पड़ेगा, तब पीछे से प्रेशर मारेगा तब आगे अंडा जाएगा। अब आगे अंडा चल गया तो पहले जहां अंडा था वहां सिकुड़ जाएगा, अब जहां सिकुड़ेगा देखो ऐसे करके सिकुड़ेगा, ऐसे सिकुड़ेगा तो आगे की ओर नहीं धकलाएगा, अब आगे की ओर धकलाएगा तो अंडा आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो आगे की ओर अंडा धकलाएगा तो वैसे वैसे उसका पेट फटता चला जाएगा। सांप का जो पेट है वो अंडा आगे जाने के लिए फटेगा लेकिन पीछे तरफ चिपकते चला जाएगा, तो पीछे तरफ जो ऐसे चिपका तो अंडा आगे की ओर धकलाया, अब अंडा आगे की ओर धकलाया तो अगला भाग हल्का फट जाएगा, तो फिर जब आगे अंडा जाएगा तो फिर पीछे से चिपक जाएगा, अब फिर चिपकेगा फिर अंडा आगे की ओर धकला जाएगा। तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं कर्माकुंचन गति। आशा है समझ में आ गया होगा। अब भोजन जो जाएगी, भोजन पूरा कंप्लीट रूप से हम लोग को पेट में जाएगा, पेट में भोजन चला गया, पेट में भोजन। बच्चों आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि पेट 3 प्रकार की होती है, पेटों को 3 भागों में बांटा गया, केवल आप लोग इतना समझिए कि पेट है हम लोग का तो पेट है, तो नॉर्मल भाषा में पेट को पेट, इंग्लिश में स्टोमच, और जो हम लोगों को साइंस में पढ़ते हैं वो अमाशय है। अब लेकिन हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब में तो हम तो पूरा डिटेल बताएं, आपको 10th लेवल तक भी पढ़ना है और हमको 10th लेवल तक भी पढ़ाना है और ऑनलाइन ग्रेजुएशन लेवल तक भी देखना है, तो हम तो यहाँ पे पूरा हाई लेवल का बताएं। अब आप पर डिपेंड करता है कि हम ये भी बताएंगे कि आपका क्लास 10th में क्या चीज जरूरी है, तो आपको केवल क्लास 10th में अमाशय तक ही लिमिट है। अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमच। अब हमारी भोजन आ जाएगी अमाशय में। जैसे अमाशय में भोजन आया, हमारे अमाशय 3 भागों में बटा हुआ है, 1 और 1 2, एक यहाँ से 1 और एक यहाँ से 2 और एक यहाँ से 3। अमाशय हम लोगों को बच्चों 3 भागों में, 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट को बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक, दूसरा को बोलते हैं फंडिक और तीसरा को बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। अमाशय कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है।
एक को बोलते हैं कार्डियक, एक को बोलते हैं फंडिक और एक को बोलते हैं पाइलोरिक। लेकिन आपको क्लास 10th में ये तीनों नहीं पढ़ना है, आपको केवल अमाशय पढ़ना है। अब जैसे भोजन हम लोगों को अमाशय में जाएगा बच्चों, वो अमाशय में जाने, जैसे अमाशय में जाएगा वो 1 नंबर में जाएगा पहला। ये नहीं ई वाला इधर से रहता है इधर से, अब ये 1 नंबर में भोजन जाएगा। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? कार्डियक में जाएगा। अब कार्डियक में जैसे भोजन जाएगा, कार्डियक में भोजन चला गया, कार्डियक में भोजन चला गया। अब कार्डियक में भोजन जाएगा तो इन्हीं के आमाशय के लेयरों में, ये आमाशय के जो ऊपर में परत है छोटी छोटी, इसमें ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय के उस जो परत है, ये वाला आंतरिक वाला परत, इसमें ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को बोलते हैं बच्चों जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, इन्हीं ग्रंथि से, जठर ग्रंथियों से ही एक रस निकलती है, जिस रस को बोलते हैं जठर रस। जठर रस, जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि से एक रस पाई जाती है, जिस रस का नाम जठर रस। बच्चों एक चीज और बता दें, यह जो कार्डियक है ना, इस कार्डियक के ऊपर से, इस कार्डियक में एक अम्ल निकलती है, इस कार्डियक में एक अम्ल निकलती है। इस अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, जिस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह क्लोरिक अम्ल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है ना, जब हम लोग भोजन करते हैं और उस भोजन में जितने भी कीटाणु होते हैं, उस कीटाणु को मारने का काम कौन करता है मुंह में? लाइसोजाइम। लेकिन अगर नहीं मरा, कुछ कुछ कीटाणु बच गया, तो वह बचा हुआ कीटाणु जाकर फाइनल कौन मारेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारेगा। अब जैसे भोजन आया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस भोजन में जाकर मिल गया। अब जैसे भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, वह भोजन का स्वाद खट्टा हो गया। खट्टा हो गया, और खट्टा हो गया कहने का मतलब वह भोजन का स्वभाव कैसे हो गया? अम्लीय माध्यम का हो गया। अब पूरा हमारा भोजन अम्लीय हो गया। अब एक्सेप्ट भी करता है हमारा अमाशय, भोजन में अम्ल जब तक नहीं मिलेगा तब तक अमाशय में जितना भी काम होगा वो होगा ही नहीं। अमाशय में अम्लीय होना भोजन को बहुत जरूरी है। जब तक अम्लीय नहीं होगा तब तक यह भोजन अमाशय के अंदर जितने भी काम होगा आगे बताएंगे, वो कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब भोजन को अम्लीय होना बहुत जरूरी है। अब यह भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 काम हुआ। एक काम हुआ कि भोजन को अम्लीय बना देना, और दूसरा काम हुआ कि जितने भी उपस्थित कीटाणु थे, उस कीटाणु को मारने का भी काम कौन करेगा? यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। तो भगवान ऊपर वाले जानते थे कि आदमी को जब कोई अच्छा चीज खाने के लिए मिल जाएगा ना, तो आदमी हो सकता है आगे चलकर जल्दी जल्दी के चक्कर में बिना हाथ धोए, बिना कुछ कुछ को धोए खा जाएगा। और हमारे मुंह में लाइसोजाइम है, उसको कितना मारेगा जी? तो कुछ ना कुछ कीटाणु बच जाएगा, जो कि कीटाणु बच जाने के बाद आगे चल के आदमी को दिक्कत करेगा। अब दिक्कत करेगा तो उसको मारने के लिए स्पेशल फोर्स दिया है। स्पेशल फोर्स होता है ना, ऐसा पारा ऐसा स्पेशल फोर्स दिया है, जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना हमारे देश का सेवा करने वाला, किसके? बीएसएफ के जैसे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जैसे हैं, सशस्त्र सेवा बल एसएसएफ के जैसे हैं, और आर्मी सब के जैसे हैं। अब ये कीटाणु को मारने का काम करेगा यही अम्ल, और दूसरा काम है इसका भोजन को अम्लीय बनाना। तब जैक का एक फेमस क्वेश्चन आता है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? तब आपको लिखना है, हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला, हमारे अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलता है। दूसरा, उसी भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ये हुआ अम्ल।
आप बच्चों, दूसरी चीज, आप भोजन करो या ना करो, आपका पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा ही निकलेगा, ये बात फिक्स है। तुम भोजन नहीं भी कीजिएगा ना, तब भी आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। और जरा सोचो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जी। अब देखें किसी किसी पिक्चर में किसी लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक कर दिया जाता है तो उसका चेहरा जल जाता है। अब जरा सोचो, ये तो अम्ल, हम लोगों का अम्ल तो निकलते रह रहा है ना, तुम भोजन करो या ना करो, अम्ल तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन जैसे अम्ल निकल ही रहा था, उधर से हम भोजन कर दिए, भोजन कर लिए, तो ये अम्ल किसके साथ मिल गया? भोजन के पास मिल गया। लेकिन हम भोजन नहीं करेंगे तो यह अम्ल निकल ही रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। अब जब अधिक मात्रा में यह अम्ल निकल जाएगा बच्चों, तो हमारे पेट में गैस बन जाएगा, गैस। और यही गैस, किसके कारण यह गैस बना? हमारे अमाशय में अम्ल की अधिकता से कि कमी से? अम्ल की अधिकता से। तो हमारे पेट में जो गैस बनता है वो अम्ल की अधिकता से, जिसे बोलते हैं एसिडिटी हो गया है, एसिडिटी हो गया है। तब हमारे अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ गई, मतलब एसिडिटी हो गया, और आपको ढकार आएगा, धुमान ढकार आएगा, एकदम लगेगा कि एकदम यहाँ पे जलने टाइप से, एकदम जल ही जाएगा। अब लगता है कि जल जाएगा, तो ये एसिडिटी हो जाएगी फिर। तब इसके लिए क्या करेंगे? तो फिर अब भगवान और चतुर था, बोला कि अगर कोई गरीब मजदूर को भोजन नहीं मिलेगा, तब वह भोजन कहाँ से कर पाएगा लगातार? तब उसके पेट में तो हमेशा एसिडिटी बना रहेगा, उसको धुआं ढकार आएगा, हो सकता है बेचारा मर भी सकता है। उसका अमाशय में अम्ल निकल रहा है, समझ रहे हो, अम्ल जला देता है पेट को। तो भगवान मजदूर के लिए हमेशा तैयार थी, गरीबों के लिए हमेशा तैयार थी। उसने बोले कि नहीं रे, ये अम्ल जो है ना, इसको इस पेट के परत के ऊपर ना चिपके रहे, ना जाए। तब भगवान ने इसके ऊपर एगो कवर बना दिया, ताकि अम्ल डायरेक्ट अमाशय से टच ना करे और जले नहीं, जिस परत का नाम है श्लेष्मा। क्या नाम है बच्चों? श्लेष्मा। तो हमारे अमाशय में अम्ल से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? यही श्लेष्मा का एक परत होती है बच्चों। अगर भगवान गरीब के लिए भी तैयार थे और अमीरों के लिए भी तैयार थे। अमीर के लिए तो भोजन करेगा, वो तो अम्ल में मिल ही जाएगा भोजन, तो अम्लीय हो जाएगा, लेकिन गरीब के लिए भी तैयार थे। उसने श्लेष्मा परत दी, कितना अच्छे थे वो, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे थे। अब आपके शरीर में जरा सोचिए, आजकल के लड़का लड़कियां ना, स्कूल जब मॉर्निंग के समय है तो उसको खाना खा कर जाना चाहिए स्कूल। अब जब खाना खा कर नहीं जाइएगा, भूखे पेट जाइएगा, तो अभी हम बताएं कि आपका पेट में अमाशय अमाशय में ना अम्ल निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। और जब तुम भूखे पेट जाओगे, खाली पेट जाओगे, तो अमाशय निकलेगा ना, तो यही अमाशय इस श्लेष्मा के ऊपर हावी हो जाएगा। और जैसे श्लेष्मा के ऊपर हावी हो जाएगा, श्लेष्मा भी तो एक परत है और वो अम्ल है कहीं, तो श्लेष्मा को जला जलाकर, जला जलाकर, जला जलाकर, जैसे जैसे श्लेष्मा जलेगा ना बच्चों, वैसे वैसे भूखे रहने से आपका पेट में जलन होगा। और जैसे जब और ज्यादा भूखे रहिएगा, तो पूरा पेट की अमाशय की थैली जल जाएगा। तो उतना नौबत तो नहीं आती है। तब इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे आपका पेट में जलन आएगा ना, तो हम सोचे हैं, हम तो इसी तरह करते हैं कि जैसे हमारा पेट में जलन होता है, हम भूखे पेट आए हुए हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, और जैसे पेट में जलन होता है ना, तो हम एक गिलास जाकर पानी पी लेते हैं। अब एक गिलास जाकर या बोतल में देखिएगा, बार बार पानी पीते रहना चाहिए। हम बार बार पानी पीते रहते हैं, क्यों? तो क्या जिस दिन हम भोजन करके नहीं आए, उस दिन हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल बढ़ गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे बढ़ गया और हम पानी पी लिए, तो जरा सोचो, तो एगो शरबत है, एक शरबत बहुत मीठा है, तो उसको पंछुछुर करने के लिए क्या करेंगे? उसमें पानी डालेंगे, तब वह नॉर्मल होगा। उसी प्रकार से हमारे अमाशय में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसको कम से कम नॉर्मल करने के लिए हम लगातार पानी पीते रहेंगे ना, तो यह अम्ल पहले जितना खतरनाक था, पानी मिलने के बाद ही कुछ ना कुछ तो नॉर्मल होगा। इसलिए जो बच्चे घर से लड़ाई करके आते हैं रात में, ये अक्सर लड़कियां करती है, इसलिए ध्यान से आप लोग घर में सब चीज से समझौता कर लेना, लेकिन खाने में और पढ़ाई करने में कोई समझौता नहीं। बस पढ़ना है तो पढ़ना है, खाना है तो खाना है, बस। खाने पीने में नहीं समझौता करना बच्चों।
नहीं तो फिर यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जान मार देगा आपको। अब यह पान नहीं तो फिर पानी पीते रहिए लगातार, कम से कम पानी पीते रहिए तो कम से कम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, पंचुछुर होगा। और जब पंचुछुर होगा तो आपका ये कम हावी करेगा। एक चीज और बच्चों बच्चों जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में बढ़ेगा ना, तब आपका धुआं ढकार बोले ना, तो आपका एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी कहने का मतलब आपके पेट में क्या चीज बढ़ गया है, अम्ल बढ़ गया है। और आप जानते हैं एक चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण, वहां पे बताएंगे कि उदासीन होने के लिए अम्ल और क्षारक दोनों चाहिए। तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गया है, तो इसको उदासीन करने के लिए क्षारक जरूरत पड़ता है, क्षारक। और जब दोनों अम्ल और क्षारक मिलेगा ना, तब बनेगा जाकर लवण। उदासीन बनता है, लवण बनता है। तब हम लोग जब हम लोग का पेट में जलन महसूस होता है, गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तब हम लोग जाकर लेते हैं MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, जिसका शॉर्टकट में नाम है इनो। इनो इनो का पूरा नाम एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ई इनो इसका प्रकृति क्या है, क्षारीय। और अम्ल जब क्षार के साथ मिलेगा तब उदासीन हो जाएगा, तब हम लोग जाकर कहीं क्षार मैग इनो जाकर पीते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं एसिडिटी खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा मात्रा में एसिडिटी हो जाएगा ना बच्चों आपके पेट में, तब आपका एक बीमारी हो जाएगा, जिस बीमारी को बोलते हैं अल्सर। और ये बहुत खतरनाक होता है। आजकल की ना अधिकतर बच्चों में अल्सर बीमारी देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा घर से नाराज होकर जब उसका मम्मी पापा उसको, अभी के बच्चा क्या, अभी के बच्चा में एक चीज का कमी है कि वह अपनी माँ बाप की तकलीफों को देख ही नहीं रहा। उसको लग रहा है कि हम अभी जिस लेवल का है वहीं पे ठीक है, हमको जो चीज चाहिए वो चीज मिल जा रहा है। और पिताजी माँ उसके माता जी कहाँ से वो चीज जुगाड़ करते हैं, वो बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि हमने हर एक उस गड्ढे से गुजर चुके हैं जिस गड्ढे में स्टूडेंट गिर के फंस जाता है। और माँ बाप वो होते हैं जिसको कभी सबको धोखा दे देना, लेकिन माँ बाप को कभी धोखा देना मत देना। क्योंकि जब आपका कोई साथ नहीं देगा तो माँ बाप ही साथ देंगे। तो सोचिए ना कि आपकी मम्मी को जब आप स्कूल आते होंगे, स्कूल पढ़ने के लिए, तो आप अपनी मम्मी से 5 रुपया 10 रुपया मांगते होंगे बच्चों, तो आपको मम्मी मना भी कर देती होगी कि बेटा बेटी अभी 5 रुपया नहीं है, सो बाद में जरा देंगे। लेकिन जरा पिता को जरा सोचो तो उनके हाल क्या होता होगा कि पिता से जब आप पैसे मांगिएगा ना, तो हम अपने पिता की बात कर रहे हैं, पिताजी से हम जब जब भी पैसा मांगे, कभी भी मेरा पिताजी ना कभी नहीं किया। और तो ऐसे लोगों को कैसे साथ छोड़ सकते हैं, सारा कुछ छोड़ दीजिएगा, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं। बोले सबके ऊपर भरोसा कर लेना, सबके ऊपर भरोसा तोड़ देना, लेकिन माँ बाप के भरोसा कभी मत तोड़ना। क्योंकि एक पिताजी होते हैं कि सब जेब में पैसा ना रहते हुए भी ना कहते हुए हमने पिताजी को कभी नहीं सुने हैं। बाप जैसे हमने रईस इंसान नहीं देखा। और सब बोलते हैं सबसे सबसे दिल लगाकर हमने देख लिया, माँ बाप के सिवा अपना कोई नहीं होता है। बोलते हैं जरा सा छेद क्या हो गया मेरा जेब में, सिक्के से ज्यादा तो अपने मेरे रिश्तेदार बिखर गए। तो कभी माँ बाप को कभी धोखा नहीं, सबके साथ बोलो बद हो जाना, बदतर हो जाना, बर्बाद हो जाना, लेकिन बदनाम कभी मत होना। तो ये हुआ अम्ल की कहानी। अब ये तो इतना में काम हुआ रही। अच्छा, हम लोगों का जो भोजन अब कहाँ जाएगा बच्चों, कार्डियक से फंडिक में जाएगा। अब जैसे फंडिक में भोजन गया, अब भोजन यहाँ पे अस्थिर हो जाएगा, बोलेगा उधर से सरसरा के नीचे आ गया भोजन, अब बोलेगा रुक 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 रुक, एकदम रुको, तब रुक, यहाँ पे भोजन जाकर रुकेगा। इस भोजन को रोकने वाला भी कोई कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो भोजन को रोकने वाला जो होता है ना बच्चों, उसे रोजी कहते हैं। फंडिक के भाग है, इसको क्या बोलते हैं? रोजी। भोजन को देखो इधर से भोजन सरसरा के हिट होगा, अगर यहाँ पे खदखूरा टाइप से नहीं रहेगा तो भोजन सरसरा के नीचे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे रोकने के लिए कोई होना चाहिए, तब इसको रोकने वाला जो काम करता है वो कौन करता है? रोजी। अब जरा सोचो, ये रोजी इतना खतरनाक है कि जब आपका भोजन यहाँ पे आएगा ना, तब इसको रोकेगा, एकदम खड़ा होकर रोकेगा, एकदम ताकत लगा के। तब हमारे पेट में जो भोजन ठंडी में 3 से 4 घंटा तक भोजन जाकर जमा रहता है।
और जब 3 से 4 घंटा तक भोजन रहेगा तब सारा प्रक्रिया होगा। अब सोचो इधर से भोजन आ रहा है, तब इसको आदत है कि भोजन आएगा तब हम इसको खड़ा होंगे। लेकिन हम लोग को आदत बन गया है ना कि हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे, फिर 10 बजे भोजन करेंगे, फिर 12 बजे भोजन करेंगे, फिर शाम को भोजन करेंगे। तब आदत बन गया है रोजी को कि 10 बजे वो तो बकलोलवा खाना खेबे करेगा, तब हमरा खड़ा होना है। फिर 12 बजे खाना खेबे करेगा तो इसको आदत बन गया, खड़ा हो जाएगा। अब जब खड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई कोई बच्चा 10 बजे भोजन नहीं किया तो भूखे रह गया, और जब भूखे रह गया तो इसका रोजी खड़ा होगा। और ये जब खड़ा हो जाता है ना तो हमारे पेट में फिर चुभन महसूस होता है, एकदम लगता है कि कौन सुइया जैसा भोंका हुआ। तो यही खाना खाते रहना चाहिए। ये हुआ रोजी की कहानी। अब 3 से 4 घंटा तक भोजन जाकर जमा रहती है कहाँ पे? हमारे फंडिक में। अब भोजन कहाँ जाएगी? अब भोजन जाएगी पाइलोरिक में। लेकिन पाइलोरिक की कहानी बड़ा जबरदस्त है। यहाँ मेन काम होता है बच्चों, यहीं पे पाइलोरिक में ना जठर ग्रंथि की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। और अभी हम बताएं कि जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। और जठर रस से अब यहाँ से जठर रस बच्चों बता दें, पाइलोरिक जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं। एक को बोलते हैं पेप्सिन और एक को बोलते हैं रेनिन। 2 एंजाइम निकलती है, खतरनाक, बहुत खतरनाक एंजाइम निकलती है। एक का नाम है पेप्सिन और एक का नाम है रेनिन। 2 एंजाइम कौन कौन से? तो क्वेश्चन पूछेगा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। और जठर ग्रंथि से कौन सा रस? जठर रस। और जठर रस से क्या गो एंजाइम? 2। कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। लेकिन एक जैक का फेमस क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि हमारे जो अमाशय है, पूरा अमाशय, उस अमाशय का आकार कैसा है? तब उत्तर देना है कि हमारे अमाशय का जो आकार है ना, वो जे की आकार का है। जे आकार की हमारी अमाशय का आकार कैसी है? जे आकार का। पेप्सिन का काम है बच्चों कि जब हम अपने मुख से भोजन को खाएं, आप भोजन खाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज रह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, खनिज लवण हो सकता है, वसा हो सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन है, जरा बताओ तो, विटामिन की खोज किसने किया था? पता है किसी को? अगर पता है तो कमेंट में बताइए। 1 सेकेंड का वीडियो पॉज कीजिए और जरा कमेंट में बताओ। चलो हम बताते हैं। विटामिन की खोज फंक ने किया था। अभी पेप्सिन हुआ और ये रेनिन हुआ। पेप्सिन का काम है बच्चों कि जैसे हमारा पेट में भोजन आया तो इस भोजन में प्रोटीन भी आएगा, कार्बोहाइड्रेट भी आएगा, विटामिन भी आएगा, वसा भी आएगा और खनिज लवण भी आएगा। तो जैसे प्रोटीन सारा चीज भोजन जाएगा यहाँ पे, तो मेन पेप्सिन का काम है केवल प्रोटीन को पाचन करना। पेप्सिन का काम है किसको पचाना? प्रोटीन को पचाना। पेप्सिन का केवल काम है प्रोटीन को पाचन करना, बाकी सबको छोड़ देना, क्योंकि बाकी सबको अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। उसके बाद रेनिन का काम है बच्चों दूध को दही बनाना। फिक्स है, दूध को दही बनाना। तुम दूध खाइए, सोचिए ना, दूध को दही कौन बनाता है? रेनिन। और रेनिन कहाँ से निकलता है? जठर रस से। और जठर रस किस ग्रंथि में? जठर ग्रंथि में। और जठर ग्रंथि किस में? अमाशय में। और अमाशय के किस में? पाइलोरिक में। अब रेनिन का काम है दूध से दही बना देना। जरा सोचिए कि अगर हम दूध पिए तो दूध पी लिए, पेट में चल गया और फिर उल्टी हो गया, तो क्या दूध ही निकलता है कि दही टाइप से, माठा टाइप से निकलता है? माठा टाइप से निकलता है। तो जरा सोचिए उस दूध को माठा में बदलने का काम कौन किया? यही रेनिनवा किया। जरा आप लोग बच्चे होंगे, हम लोग बच्चे होंगे, तो मम्मी ये सब दूध पिलाती है थी। अब दूध पिलाने के बाद हम लोग बकोर दिए। बकोरना समझ में आता है रे? बकोरना रे, उल्टी, वोमिटिंग। अब अंदर से बाहर निकल जाएगा, दूध पिए और निकल गया दही। क्यों? दही कौन बनाया? यही रेनिनवा बनाया। तो हमको लगता है कि दूध खाना अच्छा है कि दही खाना अच्छा है? हमको लगता है दही खाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानिए रहे कि ऊपर से दूध खाएंगे कतनो, लेकिन यहाँ जाकर पेट में क्या बनना है? दही।
इसलिए हम लोग को सलाह दी जाती है कि तिल संक्रांत के दिन में दूध मत खाओ, शुद्ध खाना क्या है, दही, क्योंकि ओकरा साइंस पता है कि जान रहा है कि रेनिन एक है हमारे अमाशय में एंजाइम जो दूध का क्या बनाएगा, दही बनाएगा, और दही ही बनता है। तो जो हम लोग भी अगर दूध पीते हैं अभी भी और उल्टी हो जाता है तो क्या निकलता है, दही ही निकलता है। क्यों दही निकलता है, क्योंकि हमारे पेट जठर रस में एक एंजाइम है रेनिन जिसका काम है दूध से दही बनाना। ये हुआ पूरा अमाशय की कहानी बच्चों। अब इतना अगर आप लोग अमाशय से पढ़ लीजिएगा तो हमको शायद नहीं लगता है कि क्लास 10th के लिए आपको कुछ दिक्कत होगी सो, क्योंकि हम ये ना पूरा डिटेल बताएं अमाशय का। शायद इसमें छूटा हुआ तो नहीं होना चाहिए, शायद अगर आपके नॉलेज के अनुसार कुछ अगर छूटा हुआ है तो बताइएगा कमेंट में, सर ये चीज ही इसमें छूट गया था। तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक आदमी सारा चीज का नॉलेज तो नहीं रख सकता है बाबू, सारा चीज का नॉलेज एक आदमी कभी नहीं रह सकता, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कितना याद करके रखेंगे। आपको भी मेरी मजबूरी समझना है, इतना चीज आप पढ़ लीजिएगा, अमाशय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भोजन आएगी ना वो आएगी छोटी आंत में। कहाँ पे आएगी बच्चों, इसको मिटा देते हैं हम। हाँ, ये हुआ पूरा अमाशय कंप्लीट। अब जो भोजन आएगी वो छोटी आंत में भोजन जाएगा, छोटी आंत। अब हम अमाशय समझा रहे थे इसलिए अमाशय को बड़ा बनाए, अब छोटी आंत समझाएंगे तो छोटी आंत बड़ा बनाएंगे, छोटी आंत। ये हुआ हम लोग का अमाशय। अब हम छोटी आंत समझा रहे हैं। ये हुआ छोटी आंत। बच्चों छोटी आंत के जस्ट अमाशय और छोटी आंत के जस्ट नीचे होता है जिसका नाम है अग्न्याशय, और यहाँ पे जस्ट ऊपर में होता है पित्ताशय, और इसी के ऊपर में होता है आकृत लीवर। तीनों का काम एक साथ देखेंगे तब पूरा डिटेल समझ में आएगा। इसका नाम है बच्चों अग्न्याशय। इसका नाम क्या है, अग्नाशय, अग्न्याशय। और इसका नाम है पित्त आशय, और इसका नाम है आकृत। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले छोटी आंत का काम। एक चीज ध्यान देना, हम बोले अमाशय में भोजन अम्लीय एक्सेप्ट करेगा। जब तक भोजन अम्ल नहीं रहेगा तब तक अमाशय को मजे नहीं आएगा, बोलेगा ना भैया हमरा अम्लीय भोजन चाहिए तो चाहिए। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है छोटी आंत, ये बोलता ना चाचा तोरा अमाशय चाहिए, अमाशय अम्लीय भोजन चाहिए ना, अम्लीय भोजन चाहिए तुमको, हाँ हमको अम्लीय चाहिए, लेकिन हमरा तो अम्लीय नहीं चाहिए भाई, हमको जो खाना साफ खाना, सुखी रहना। छोटी आंत को भोजन अम्लीय नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। बोला माँ कसम बोल रहे हैं, तुम नहीं तो कोई कोई अड़ जाता है दोस्त में, इसको बोल रहा है अगर मान लो कि कबड्डी को खेल रहा पहला दोस्त अब छुआ गया तो वो कहना है कि हम नहीं छुआए, अब नहीं छुआए तो कसम भी खा लेता है, बोला कि मम्मी कसम बोल रहे हम नहीं छुआए। उसी तरह से छोटी आंत भी यही करता है, बोलता है रे अमाशय तोर से हम ज्यादा बैल है, तोर से हम ज्यादा तेज हैं, तुम अम्लीय भोजन करता है, हम क्षारीय भोजन करेंगे, जो तो जे हो तो से देख लेंगे जा। बोला जे हो तो देख लो जो। बोला कि से बात है। तब भगवान सोचा कि ये दोनों में सलन झगड़ा हो जाएगा, तब इसको अम्लीय बनाया था। अब यहाँ पे भोजन क्या आना चाहिए, क्षारकीय आना चाहिए। तो उधर से भोजन अम्लीय आ रहा था, लेकिन जैसे छोटी आंत में घुसेगा ना क्षारकीय बोलेगा ना भैया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आई कैन नॉट एक्सेप्ट ऑफ एसिड फूड। समझे, आई कैन एक्सपेक्ट, हाँ तो ये बोलता है कि हम अम्लीय भोजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलता है नहीं करेगा नहीं। तब भगवान को ना एक्स्ट्रा में एगो ऊपर में एगो थैला बनाना पड़ा, बोला कि जो रे भकलो तोरे नाम रहेगा, एक्स्ट्रा में जोड़ना पड़ा भैया, जिसका नाम रख दिया पित्ताशय। बोला कि अच्छा पित्ताशय। अब पित्ताशय एक थैला है और पित्ताशय के ऊपर में पाया जाता है आकृत।
यही आकृत, आकृत। तो मेन काम अभी देखेंगे आकृत का। आकृत, आकृत को बोलते हैं जिगर, खोरठा में, इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड होता है ना जो इंग्लिश समझ में आता है, और कोई ऐसे भी वर्ड होते हैं जो हिंदी समझ में आता है, और कोई ऐसा भी वर्ड होता है जो उर्दू समझ में आता है। उर्दू, ये उर्दू शब्द है, उर्दू का निर्माण अरबी और फारसी भाषा को मिलाने के बाद हुआ है। उर्दू का निर्माण जो मुगल शासक काल में हुई थी। जिगर, अब किसी को बोलो तो इंग्लिश में तुम मेरा जिगर का टुकड़ा हो, तब बोलेगा हाँ कितना मानता है रे। लेकिन उसी को बोलो तुम मेरा लिवर का टुकड़ा हो, अरे तो बोले मारबो करेगा दूसरा बच्चा। लिवर का टुकड़ा ठीक लग रहा है? नहीं। आकृत बोलो तुम मेरा आकृत का टुकड़ा थी, बोले अरे बकलोल कहीं का। लेकिन वही इंसान को बोलो तुम मेरा जिगर का टुकड़ा थी, तो बोलेगा ओ माय गॉड कितना मानता है रे। तो जिगर, एगो गाना भी है ना, कौन गाना है? जिहाल मस्ती मकुम्बरम जिहाल हिजरा विचार दिल है। तो इसमें क्या धसा, कुछ धसा, जियाल मस्ती मकुम्बरम जिहाल हिजरा विचार दिल है। क्या धसा इसमें? खाली दिल समझ में आया होगा बस, बाकी समझ में आया नहीं समझ में आया। तो कुछ कुछ गनों ऐसा है। तो आकृत, मेन कहानी होती है आकृत के ऊपर। इस छोटी आंत जो है ना बच्चों, वो बोलता है कि हम भोजन को नहीं लेंगे अम्लीय। बोलता है क्यों नहीं लेगा अम्लीय? ये जो छोटी आंत है ना बच्चों, ये छोटी आंत बोलता है कि हम भोजन को नहीं लेंगे अम्लीय। बोलता है कि तुम भोजन को अम्लीय नहीं लेगा, नहीं। तब यहाँ पे आदेश करने वाला एक हार्मोन निकलता है। यही छोटी आंत इस हार्मोनवा को बोलती है, जिस हार्मोन का नाम है बच्चों कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन। और इस कोलोसिस्टोकाइनिन के पास जाकर छोटी आंत बोलती है कि बाबू हम अम्लीय भोजन नहीं लेंगे। तो बोले नहीं लेगा भाई, बोले नहीं। तो ये काम करो तुम कोलोसिस्टोकाइनिन, जाकर आकृत को बोलो ना कि जाकर एक ऐसा रस बनावे जिस रस का काम है अम्लीय से क्षारीय बनाने का। बोला से बात है रे, बोला हाँ। तो कोलोसिस्टोकाइनिन को आदेश देता है छोटी आंत, यहाँ पे होता है कोलोसिस्टोकाइनिन। छोटी आंत बोलती है कि जाकर ओकरा बोल कि अम्ल से क्षार बनाने वाला कोई रस निकाले। तब आकृत जाकर एक रस बनाती है जिस रस का नाम है पीत रस। पीत रस, इस रस का नाम है पीत रस। और पीत रस का जो नेचर होती है वो कड़वा होती है। इसका खान चाटिएगा कैसा लगेगा? कड़वा। और जो भी चीज कड़वा लगता है उसमें क्या पाया जाता है? क्षारीय। बोला अच्छा, लेकिन आकृत का काम है पीत रस को बनाना, पीत रस को बनाना। अभी समझो ये मशीन है, अभी मशीनवा बनाते रहेगा कि संभालेगा कहाँ पे रखेगा? तब भगवान जानता था, ये मशीन के नीचे एगो थैला दे दिया, बोला बाबू तुम बनाते जाओ और यही पिताशय में जाकर रस जमा रहेगा। तब जाकर यहाँ पे क्या जमा रहता है? पीत रस। तो जहां पे पीत रस जमा रहेगा उस थैला का नाम पिताशय। लेकिन पीत रस बनाएगा कौन? आकृत। जरा बता दे बच्चों, जो इंसान ज्यादा शराब पीते हैं ना उसका यही आकृत सड़ जाता है। और जब आकृत सड़ जाएगा तो पीत रस कोई बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। और जब पीत रस नहीं बनाएगा तो उसका शरीर में क्या हो जाएगा? उसका पीत, देखो पीत रस नहीं बनाएगा तो भोजन अम्लीय, तो अम्लीय रह जाएगा, क्षारीय होने वाला कोई है ही नहीं। तब जैसे भोजन अम्लीय रह जाएगा, अम्लीय रह जाएगा, उसका पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है अम्ल, पेट में जो परत है वो अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से पेट की परत सड़ जाएगी। और जब सड़ जाएगा तो एक दिन वह आदमी भी सड़ जाएगा। लेकिन ये है कि हम लोगों को शरीर में आकृत जो है ना वो जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन करने की सबसे ज्यादा क्षमता आकृत के पास है। हाँ, अगर जल्दी जख्म हो गया ना, अगर हमारे शरीर में सब में अगर बराबर मात्रा में जख्म हुआ है तो सबसे जल्दी जख्म किस में भरेगा? आकृत में। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके पास? लीवर के पास। तो सेल डिवीजन करने की क्षमता सबसे ज्यादा लीवर के पास। अभी जैसे
भोजन इस आकृति से यहाँ पे आया। अब यह समझो एगो थैला, यहाँ से फुचुर 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 एक रस निकलते रहता है। कब कब निकलेगा? तो जब यहाँ से भोजन आएगा तब। अब जैसे भोजन यहाँ पे आया, और इस भोजन यहाँ पे आया, इस भोजन में एक बूंद क्या मिल जाएगा? 2-3 बूंद क्या गिर जाएगा? पीत रस। क्या गिरेगा बच्चों? पीत रस। और जैसे पीत रस यहाँ पे गिरा, वह भोजन अम्ल से क्या बदल गया? क्षार में बदल गया। अब बोला छोटी आंत का अब तनी चैन आया, नींद आया। बोलते कि अब छोटी आंत पूरा खुश हो गया। बोलता है जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। अब ये एकदम नितरा गया, खुश हो गया, बोला ओ माय गॉड, एकदम अब हमको अम्ल नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? क्षारकीय भोजन आ गया, आ गया। अब भोजन चला जाएगा किसमें? छोटी आंत में भोजन चला जाएगा। अब जैसे भोजन छोटी आंत में गया, आप जरा बताइए भोजन अम्लीय माध्यम गया कि क्षारकीय माध्यम गया? क्षारकीय माध्यम गया। लेकिन क्या छोटी आंत को क्षारकीय चाहिए कि अम्लीय? क्षारकीय। अब जैसे छोटी आंत में भोजन चला गया, पूरा भोजन एकदम बिखर गया, पूरा भोजन छोटी आंत में फैल गया। और फैलने से फायदा भी हुआ, फैलना भी जरूरी है। अब छोटी आंत में पूरा भोजन फैल गया। एक चीज और बता दे बच्चों, आप लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना है कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं डेडुनम, नीचे वाला को जेजुनम और नीचे वाला को इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब जैसे खाना इस छोटी आंत में आएगा, पूरा खाना एकदम पसर जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी आंत का लंबाई भी तो बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत बड़ा होती है इसकी लंबाई। अभी पूरा लंबाई पूरा फैल गया छोटी आंत में, खाना पूरा एकदम पसर गया। तब जरा सोचिए कि आपकी मम्मी सब, मेरी मम्मी सब, चावल में जो कीड़ा होता है, करिया करिया रहता है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं? पता करने के लिए तो पहले एक सूप लेते हैं, सूप में पूरा चावल को पसार देते हैं। तब चावल को पसारने के बाद नहीं दिख जाता है करीबन करीबन, वही करीबन को छाट के अलग कर देते हैं। यही काम होता है, सूप का काम करता है छोटी आंत। अब जैसे छोटी आंत में भोजन आया, पूरा पसर गया भोजन पूरा। और कहाँ कहाँ रहता है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है, विटामिन कहाँ है, खनिज लवण कहाँ है, वसा कहाँ है, सबको एकदम क्या किया? एकदम पता चलने लगा। अरे कार्बोहाइड्रेट तुम वहां है निकाल था रे, अरे प्रोटीन तुम वहां था रे, अरे विटामिन तुम वहां है रे, खनिज लवण तुम वहां है रे। तब बोलता हाँ चाचा, हाँ मैंने निकाल थे, लेकिन देखिए ना पूरा तरह से फैल गया है, तो हम टुकुर टुक एकदम टकटका के दिखाने लगे। तब बोलता है ठीक हुआ तुम्हें दिख गया सो। अब बच्चों यही छोटी आंत के जस्ट बगल में, ये साइड नहीं, ये साइड एक और हार्मोन पाया जाता है, जिस हार्मोन का नाम है बच्चों सिक्रेटीन हार्मोन। जिस हार्मोन का नाम है, यहाँ लिखते हैं सिक्रेटीन हार्मोन। इस सिक्रेटीन हार्मोन को बोलता है, इस छोटी आंत सिक्रेटीन हार्मोन को बोलता है बाबू, सो सुनो ना। बोलता हाँ चाचा, तुम जाकर अग्न्याशय के पास जाओ, अग्न्याशय के पास जाओ तुम, और अग्न्याशय को जाकर बोलो ना कि आपका बड़ा भैया मतलब छोटी आंत, बड़ा भाई जो है सो ऐसा ऑक्सी, समझे मछली मारने वाला ऑक्सी, कि 3 गो ऑक्सी लेकर आओ। तो बोलता काहे लो? तो बोलता देखो ना यहाँ पे प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, विटामिन भी है, जरा सबको सोखेंगे। बोलता अच्छा से बात है? बोलता हाँ। तब सिक्रेटीन दौड़े दौड़े जाता है केकर पास? अग्न्याशय के पास। अब अग्न्याशय भी एक प्रकार का ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है अग्न्याशय। अब अग्न्याशय से निकला 3 गो एंजाइम तड़तड़ा के एकदम, बोले जाओ तो एकदम धड़धड़ा करे। बोला ठीक है जा रहे चचा। अब तीनों एंजाइम जाकर मिल गया, किसमें किसमें आ गया? छोटी आंत में आ गया। तो 3 एंजाइम कौन आया? एक का नाम लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसका नाम क्या बोले? लाइपेज, इसका नाम एमाइलेज, इसका नाम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बोले ठीक। बोले कौन कौन आया? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसका नाम लाइपेज, इसका नाम एमाइलेज और इसका नाम ट्रिप्सिन।
एकदम तीनों एकदम आया धड़धड़ा, 3 गो सिपाही। और तीनों सिपाही को कौन भेजा? अग्न्याशय। केकर पास चोरन नुकाल था रे? छोटी हाथ में। और छोटी हाथ एक ऐसा जाल था ना, जहाँ पे चोर तो दुकाने आया था, भोजनवा दुकाने आया था, लेकिन सब टकटका कर दिखाने लगा। ऐसे देख रहा है छोटी हाथ, अरे कार्बोहाइड्रेटवा तुम वहां छुपल है रे, अरे प्रोटीनवा तुम वहां है रे, अच्छा विटामिन तुम वहां है, अरे बेटा वसा तुम वहां है, रुक हम थाना जाकर कंप्लेन करते हैं। अब थाना का नाम कौन? अग्न्याशय का नाम। थाना का नाम क्या है? अग्न्याशय। और अग्न्याशय के देखें थाना के सामने में चौकीदार इस बैठा रहता है, तो चौकीदार का नाम सिक्रेटीन। अब बोलता है बाबू जाइए तो पुलिस जी, जाइए तो 3 गो पुलिस आता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब जैसे लाइपेज होने से आया एकदम दंदनाव, बोला हाँ चाचा। लाइपेज एकदम मोटका को पकड़ा, एकदम चर्बिया वाला चोरा को। तो चर्बी किसके कारण? वसा के कारण। तो लाइपेज क्या चीज का पाचन करेगा छोटी आंत में? वसा का। एमाइलेज बोलता है कि हम मजबूत वाला चीज को पकड़ेंगे सर, मतलब कार्बोहाइड्रेट को सर। तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन कौन सा एंजाइम किया? एमाइलेज। अब बोलता है ट्रिप्सिन। अब बोलता है ट्रिप्सिनवा तुम है रे। चोरा जो है ना ट्रिप्सिनवा को धमका देता है, बोलता है अच्छा बेटा ट्रिप्सिन, बोलता है अच्छा बेटा तू हमरा धमकाएगा, इसके पास एक रिवॉल्वर था, AK-47। AK-47। AK-47 कोई बता सकता है AK का पूरा नाम क्या है? AK-47 का इसका नाम AK क्यों पड़ा? वाह रे बच्चा, एटोमेटिक क्लासीनिकोव। एटोमेटिक क्लासीनिकोव। अब का कार्बोहाइड्रेट को पाचन कौन कर लिया? एमाइलेज। अब बोला ट्रिप्सिन, अब बचा कौन? प्रोटीन। प्रोटीन का फिर अब पाचन कौन करेगा जी? ट्रिप्सिन। तब ये देख रहा है ना, पूरा पाचन का जितना भी चोर था सबको सबको पाचन कौन कर दिया? अगर अग्न्याशय से एंजाइम नहीं निकलता तो क्या वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता? कभी नहीं होता। तो पूरा पचाने का काम कौन सा एंजाइम किया? यही तीनों किया ना, तो इसलिए ये तीनों एंजाइम का नाम रखा गया पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम। तब क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से निकलती है? अग्न्याशय से। पूर्ण पाचक एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तीनों एंजाइम। अब बोला ठीक, लेकिन छोटी आंत के लास्ट वाला इलियम, लास्ट वाला भाग पर एक एकदम पूरा यहाँ अंगुली जैसा संरचना होता है, एकदम गड्ढा गड्ढा मधुमक्खी की छत्ता के जैसा। अब यहाँ से आया आया, बोला ठीक है भाई, इधर से जैसे भोजन आया एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में इधर से लाइपेज पच गया, लाइपेज वसा पचा दिया, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पचा दिया, ट्रिप्सिन प्रोटीन पचा दिया। लेकिन ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है ना, हमारे शरीर का सबसे जटिल पदार्थ है। प्रोटीन जल्दी पचबे नहीं करता है। फिर प्रोटीनवा जो था ना, वो ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को आधा आधा वो पचाया था, तनी तनी बच गया था। बोल रहा प्रोटीन नहीं पकड़ा पाया अच्छा से भाई, वो भाग गया। तब बोलता है छोटी आंत कि बाबू तोर से नहीं पकड़ाया? बोला नहीं चचा। तो बोलता हम एक और एंजाइम निकालते हैं यहाँ से। तो छोटी आंत में ना प्रोटीन को पचाने के लिए एक और एंजाइम निकलता है लास्ट, जिसे इरेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इरेप्सिन। तो छोटी आंत के लास्ट में एक एंजाइम निकलती है किसके पाचन के लिए? प्रोटीन को पाचन के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है। अब पूरा भोजन यहाँ पे आ गया, पूरा भोजन यहाँ पे इधर से पच उच के सब आ गया। तो पच उच सब गया, तो यहाँ पे जो लास्ट में हल्का हल्का बचा ना, तो भगवान जान रहा था कि लास्ट में तनी न तनी कोई ना कोई छोड़ेगा। जैसे कोई आदमी भोज खाने जाता है तो कैसे एक आध पूरी छोड़ देता है, तब उसको खाएगा कौन? कुत्ता उत्ता खाएगा। तब यहाँ पे लास्ट में जो तनी तनी छूटल रहता है ना भोजन में, उसको ये जो लास्ट में हल्का हल्का भोजन बचा रहता है, यहाँ पे अंगुली जैसा गड्ढा गड्ढी संरचना होता है। और यही गढ़ावा में जाकर जैसे गढ़ावा पास करता है, समझो कि घर का आंगना का नाला है, नाला में जाली लगा देंगे कैसे छिद्र हो जाता है, और वहां पे छिद्र के पास जाने के बाद पानी सब हचहचा के घुस जाता है, और जो ऊपर बड़ा बड़ा पदार्थ रहता है ऊपर जम जाता है। तो यही उंगली जैसा छोटी आंत के आंतरिक दीवारे पर
उंगली जैसा संरचना है सर। किसके जैसा? उंगली जैसा उभरा हुआ संरचना है। और उंगली जैसा उभरा हुआ संरचना है ना बच्चों, जिसे बोलते हैं दीर्घरोम। क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। और दीर्घरोम को इंग्लिश में बोलते हैं विलाई। विलाई बोलते हैं। अब दीर्घरोम के पास जितना भी चीज आया सबको सोख लिया। अब दीर्घरोम से जैसे पास करेगा ना, तो दो चीज पास करेगा। पहला, एक तो पचल उचल सब भोजन पच गया। हम इतना में आप लोग को पूरा बताएं, लेकिन कहीं नहीं बताएं कि पानी अभी तक सुखाया है। पानी अभी भी नहीं सुखाया। तो यहाँ पे दो चीज बचेगा दीर्घरोम के पास करने के बाद। क्या क्या? अनपचा भोजन और जल। दो चीज। कौन कौन? एक का नाम अनपचा भोजन बचेगा, अपशिष्ट पदार्थ। और एक का काम, एक ठो और कौन बचेगा? जल बचेगा। तो दो चीज बचा। कौन कौन? अनपचा और जल। अब अनपचा भोजन और जल प्रवेश कर जाएगा बड़ी आंत में। जैसे बड़ी आंत में प्रवेश किया, तो हम इसको मिटा दें। अब मिटा देते हैं। अब हम छोटी आंत बता दिए, तो बड़ी आंत का फिगर बनाते हैं बड़ा करके, इसमें समझाएंगे। ये हुआ हम लोग का छोटी आंत। छोटी आंत। अब हम बड़े आंत का फिगर बनाते हैं हल्का बड़ा करके। ये हुआ बड़ी आंत। अब यहाँ से छोटी आंत के माध्यम से भोजन कहाँ पहुंच जाएगा? अनपचा भोजन। दो गो चीज, एगो अनपचा भोजन और एक तो जल, दोनों पहुंच जाएगा कहाँ पे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत का केवल काम है जल को सोखना, बस। तो क्वेश्चन पूछेगा हमारे पाचन तंत्र के किस अंग में केवल जल का अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत का काम। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? बृहदंत्र बोलते हैं। अब बड़ी आंत में जल सुखा गया, सुखा गया, सुखा गया। अब बड़ी आंत में जल सूखेगा ना बाबू, तब बड़ी आंत में जल जैसे सूखेगा तब शरीर के अन्य भागों तक जल जाएगा। जब तक बड़ी आंत में जल नहीं सूखेगा तब तक नहीं जाएगा। अब मान लो खुदा ना खास्ता कि जल सुखा गया, तब केवल क्या बचा? अनपचा भोजन बचा। अब अनपचा भोजन जाकर 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 जमा हो जाएगा एक जगह पे, जिसे इंग्लिश में रैक्टम कहते हैं। अब अनपचा भोजन जाकर जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया, पूरा एकदम जमा हो गया। और जब जमा हो जाएगा भोजन, तब उस जैसे जमा होते जाएगा आपको बाथरूम का एहसास होने लगेगा। और जब बाथरूम का एहसास हो जाएगा, तब यह भोजन, अनपचा भोजन गुद्दे के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। और गुद्दे को बोलते हैं एनस। अब गुद्दे के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि सर बड़ी आंत का काम है सर जल को सोखना, और जल को सोखेगा नहीं बड़ी आंत तब तक हमारे शरीर में जल की अच्छी तरीके से भरपूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि अगर बड़ी आंत जल को सोखना बंद कर दे, तो तब हमारे शरीर में तो जल की कमी हो जाएगी, एकदम जल की कमी हो जाएगी। तब एक बीमारी होती है कॉलरा, हैजा। हैजा में क्या होता है बच्चों? हैजा, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको सूल पकड़ लेना। सूल पकड़ लेता है कब? सूल पकड़ता है बच्चों कि जब आप बाथरूम जाइएगा ना, तो बाथरूम में आपको केवल पानी जैसा निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ी आंत है ना, वो पानी को सोखिए नहीं रहा। भकुलोलवा बोलो ना, आई हेट यू ऑफ वाटर। कौन बोल रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन इज स्पीक दैट आई हेट ऑफ वाटर। बोले जो हम पानी से नफरत करेंगे, अब हम पानी को सोख पे नहीं करेंगे, जो मुंह फुला दिए ऐसे जो। अब जैसे अभी पानी को नहीं सूखा, तो पानी सब तो बाहर निकल जाएगा ना। और जब पानी बाहर निकल जाएगा, तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन? तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। और जब बड़ी आंत जल सोखना बंद कर दे, तो डिहाइड्रेशन हो गया। और जब पानी आपके शरीर में कमी हो जाएगी और आप डॉक्टर के पास जाइएगा, तब क्या करेगा? सलाइन चढ़वाएगा। अब आपके शरीर में पानी दिया जाएगा। अब पानी दिया जाएगा, तब आप
फुर्ती होइएगा। सूल पकड़ लेता है, इसका मतलब आपको 4-5 बार बाथरूम हो, किसी किसी इंसान को तो हालत खराब हो जाता है जी, 10-15 बार बाथरूम हो जाता है। और बाथरूम में अपशिष्ट पदार्थ नहीं, क्या निकलता है, पानी जैसा निकलता है। ये हुआ। अच्छा एक चीज और, हम लोग जब बाथरूम जाते हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है बच्चों, ये रियलिटी है। हम लोग जो बाथरूम जाते हैं, उस बाथरूम का कलर कैसा होता है, उस बाथरूम का कलर होता है पीला। तो बाथरूम का जो रंग पीला होता है ना बच्चों, वो बिलरुबीन के कारण होता है, बिलरुबीन। तो हम लोगों को जो बाथरूम कलर होती है पीला, वो बिलरुबीन के कारण होती है। ये हुआ हमारा शरीर में मानव के पाचन की कहानी, ये हुआ कंप्लीट। आशा है कि आप क्लास 10th की विद्यार्थी हैं तो भी, और क्लास 11th और 12th की विद्यार्थी हैं तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश में तो बताए नहीं, हिंदी में बताए हैं। लेकिन अब क्लास 10th से जितने भी नीचे विद्यार्थी हैं, 9, 8, 7, 6, ये लोग सारे इस वीडियो को जरा देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसकी जिम्मेवारी हम है, और आपको समझ में भी आ रहा है और आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो भैया इसका कोई रोजगार नहीं है। आप पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। इतना डिटेल बताने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपका कमी है घर में, आप इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं घर में। ये हुआ हम लोगों को मानव में पाचन तंत्र का कंप्लीट कहानी। अगर दिक्कत है तो बोलिएगा सर कि नहीं समझ में आया, दावे के साथ कहता हूँ फिर से एक बार समझाएंगे। लेकिन समझ आप कोशिश तो कीजिए, पहले ही डर जा रहे हैं, डरना कभी नहीं, और किसी से डरना भी नहीं आ सकता है। तो आप बोलते सूरज कितना भी चमक ले, समुंदर कभी नहीं सुखा सकता है। पतंग को पता है कि एक दिन हमको कचड़े का ढेर में जाकर गिरना है, लेकिन कचड़े के ढेर, पतंग को पता है कि एक दिन हमको कचड़े का ढेर में जाकर गिरना है, लेकिन कचड़े का ढेर में गिरने से पहले आसमान की बुलंदी छूकर दिखाता है। ये हुआ कंप्लीट मानव में पाचन तंत्र। जय हिंद। तो आप बोलते सूरज कितना भी चमक ले, समुंदर कभी नहीं सुखा सकता है। पतंग को पता है ढेर में जाकर गिरना है, लेकिन के ढेर, पतंग को पता है कि एक दिन हमको कचड़े का ढेर में जाकर गिरना है, लेकिन कचड़े का ढेर में गिरने से पहले आसमान की बुलंदी छूकर दिखाता है। ये हुआ कंप्लीट मानव में पाचन तंत्र। जय हिंद।